Students, welcome back. Last time we have completed what are the main functions of bank. बैंक के मेन फंक्शंस क्या हैं वो हमने कंप्लीट किया था. नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सब्सिडरी फंक्शंस ऑफ बैंक. बैंक के सब्सिडरी फंक्शंस क्या है? सब्सिडरी मीन्स सेकेंडरी फंक्शंस. सो फर्स्ट इज टू लुक आफ्टर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द कस्टमर. कस्टमर के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का काम बैंक करती है. नाउ जनरली बैंक हैज़ टू टाइप ऑफ कस्टमर्स, डिपोजिटर एंड borrowers. Now depositors are the person who is depositing the money in the bank and borrowers are the person who is taking money from the bank. Borrowers क्या है? बैंक के पास में पैसे लेते हैं और डिपोजिटर क्या करते हैं? बैंक में पैसा जमा करते हैं. Now these two type of customers they have their financial transactions and they are conducting it through बैंक. वो बैंक के द्वारा अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करते हैं. Now let's understand with example. When a customer writes a check in favor of other person, suppose one customer is there and he is customer means bank का account holder, writes a check in favor of other person, then the money is paid to that person by bank on behalf of the person who has written the check. Now let's understand this sentence by one example. Suppose one seller is there and one buyer is there. Seller is selling the product to the buyer. Now seller has to take the money from the buyer. Seller को buyer से पैसे लेने हैं. So what the buyer is going to do? Suppose the buyer is going to do the payment by writing a check. Buyer ने क्या किया? पेमेंट करना है, उसने चेक लिख दिया. So here buyer is a customer of the bank also. उसने क्या किया? ही राइट्स अ चेक इन फेवर ऑफ अदर पर्सन. उसने चेक किसके नाम का लिखा? सेलर के नाम का लिखा. देन द मनी इज पेड टू दैट पर्सन. अब पैसे किसे मिलेंगे? सेलर को मिलेंगे. मनी इज पेड टू दैट पर्सन बाय बैंक. बैंक इज गोइंग टू पे ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु हैज़ रिटर्न द चेक. जिसने वो चेक लिखा. चेक लिखने वाला कौन? बायर. ही हैज़ टू डू द पेमेंट टू द सेलर एंड ही हैज़ रिटर्न द चेक इन फेवर ऑफ द सेलर. सेलर के नाम का उसने चेक लिखा. तो बैंक क्या करेगी? बैंक पैसे पे करेगी. मनी इज़ टू बी पेड. किसे पे करेगी? सेलर को पे करेगी. किसके बिहाफ पे? बायर के बिहाफ पे, बिकॉज बायर हैज़ रिटर्न द चेक. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. इन द सेम वे व्हेन अ पर्सन रिसीव्स अ चेक फ्रॉम द अदर पर्सन, वी विल कंटिन्यू द सेम एग्जाम्पल. Seller and buyer. Now here seller is receiving the check from buyer. When a person receives a check from the other person, so this is one person, seller, and he is receiving the check from buyer. The bank collects money from the person. Now after receiving the check, seller has received the check. वो बैंक में जाएगा, बैंक में वो चेक जमा करेगा. So what the bank is doing here? बैंक कलेक्ट्स मनी फ्रॉम द पर्सन हु इज़ रिटर्न द चेक. अब बायर ने चेक लिखा तो बायर के अकाउंट में से जितने अमाउंट का उसने चेक लिखा दैट मच अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बायर्स अकाउंट. बायर के अकाउंट में से उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. सो बैंक इज़ कलेक्टिंग द मनी फ्रॉम द पर्सन हु इज़ रिटर्न द चेक ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु इज़ रिसीव द चेक. अब सेलर बैंक में जमा कर रहा है तो इसके बिहाफ पे बैंक बायर से पैसे कलेक्ट करेगी. मतलब इसके अकाउंट में से डेबिट हो जाएगा और सेलर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. सो हियर बायर इज पेइंग द मनी एंड सेलर इज रिसीविंग द मनी एंड दिस ट्रांजेक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ बैंक बिकॉज पेमेंट इज डन विद द हेल्प ऑफ चेक. तो चेक बैंक में जमा करेंगे तभी उसका पेमेंट रिसीव होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. इन प्रेजेंट टाइम अ बैंक परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर. तो इनके अलावा भी बैंक बहुत सारे काम कस्टमर से रिलेटेड करती है, उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड करती है. फॉर एग्जांपल पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फ़ोन बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू द अदर. सो दिस आर द सम अदर फंक्शंस विच द बैंक इज डूइंग on behalf of the customer.
Now come to the secondary functions. We are continuing with the secondary functions. Now the secondary function is to do transactions associated with foreign exchange. तो बैंक वो ट्रांजेक्शन्स भी करती है जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड होता है. नाउ दिस बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज इट इज़ रिलेटेड विद द फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड होता है. व्हेन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज डन, import export is done, then this foreign exchange comes into play. Now let's understand what is given in the topic. Nowadays import export business is done compulsorily through बैंक के द्वारा ही import export की business होते हैं. Foreign exchange is required. Foreign exchange, that means foreign currency is required for import export business. Now let's understand by taking example. Suppose importer is there, say from India. India का एक importer है, is purchasing any product from foreign country, and one exporter is there, say from America. अमेरिका से एक एक्सपोर्टर है और इंपोर्टर इंडिया का है. ना इंपोर्टर मीन्स ही इज़ बाइंग द प्रोडक्ट फ्रॉम अमेरिका के एक्सपोर्टर से वो परचेज कर रहा है, बाई कर रहा है. नाउ द पेमेंट इज़ टू बी डन बाय द इंपोर्टर हैज़ टू डू द पेमेंट बिकॉज ही इज़ परचेजिंग द प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्टर हैज़ टू रिसीव द अमाउंट. नाउ व्हेन इंपोर्टर इज़ डूइंग द पेमेंट, ही इज़ फ्रॉम इंडिया, ही मस्ट बी हैविंग द इंडियन करेंसी, उसके पास इंडियन करेंसी होगी, बट ही हैज़ टू डू द पेमेंट इन फॉरेन स्टैंडर्डाइज करेंसीज. जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए फॉरेन करेंसीज स्टैंडर्डाइज है, फॉर एग्जांपल डॉलर और यूरो, तो उसे अगर डॉलर में पेमेंट करना है एंड ही इज़ हैविंग द इंडियन करेंसी, उसके पास में इंडियन करेंसी है रुपीज़, सो ही विल गो टू द बैंक, ही विल डिपॉजिट ऑल द मनी विच ही इज़ हैविंग इन फॉर्म ऑफ इंडियन करेंसी. तो वो रुपीज़ के फॉर्म में बैंक में जाके जमा करेगा. बैंक विल convert the Indian rupees into foreign currency, that is a foreign exchange. Indian rupees को convert करेंगे foreign currencies में, and then the payment will be transferred to the exporter's account. The bank which has obtained permission from the central bank means RBI ने जिसे permission दिया है for converting the Indian rupees into foreign currencies or foreign currencies into Indian rupees, in short conversion of the currencies. तो जिससे भी foreign exchange का conversion करने का permission मिला है, that bank will do the work related with foreign currencies, foreign exchange, and provide services and receives the documents related to the foreign trade. Now when foreign trade is done, there are the certain documents which is to be taken by the importer and which is released by the exporter is sending documents and importer is receiving that documents, also send with the help of the bank. Now what are the documents that you will understand in the import export business? That chapter is there, that time we will understand. Now the third topic is to issue letter of credit. This is the third secondary function, that is to issue letter of credit. Now letter of credit is a letter written by one bank addressed to the other bank. So it is written by one bank, एक बैंक letter of credit issue करती है addressing to the other bank. Now what the bank is doing, bank ensures the payment of certain amount and at a certain time by the person mentioned in this letter of credit. Now let's understand by taking example. Suppose one seller is there and one buyer is there. Obviously seller is selling the product and buyer is purchasing the product. So payment is to be done by whom? Obviously जो buyer है वो payment करेगा. Buyer has to do the payment to the seller.
Now basically this letter of credit, again it is more concerned with the foreign trade, that is import export business. It is related with import export business. So let's understand in this way. Importer, exporter. Now importer is the buyer and exporter is the seller. Importer has to do the payment to the exporter, but the exporter, before sending the goods or products, he is not very much assured whether he will get his payment or not. तो उसे एश्योरेंस नहीं है कि उसे उसका पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा. देन ही विल आस्क टू द इम्पोर्टर दैट यू गेट वन लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम योर बैंक. आप अपने बैंक से एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराइए. देन ओनली आई विल send the goods or I will transport the goods from my country. So what the importer will do, importer will go to the bank, he will go to the bank and he will ask for letter of credit. So the bank is ensuring the payment of certain amount. So bank is issuing letter of credit to the importer, and in that letter of credit it is written that certain amount is to be paid and at a certain time. For example, importer has to do the payment after 1 month. एक महीने के बाद में उसे पेमेंट करना है, एंड पेमेंट इज़ टू बी डन फॉर से 10 लाख रुपीज़. तो ये जो 10 लाख रुपीज़ का पेमेंट करना है आफ्टर 1 मंथ, दैट इज़ द पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट, दिस मच अमाउंट, सर्टेन टाइम, से आफ्टर 1 मंथ, by the person mentioned in this letter. So bank is giving assurance that the payment will be done after certain of time by the person. Person means importer will do the payment mentioned in this letter. So bank is giving guarantee on behalf of importer. Importer के behalf पे बैंक गारंटी दे रही है that certain amount will be paid and at a certain time by the person. तो person कौन हो गया? Importer हो गया. Importer will pay the amount and this guarantee is given by bank. So after getting the letter of credit, the exporter will be assured that his payment will be done by the bank. If importer is not doing the payment, then also, because bank is ensuring, bank is giving one type of guarantee in return, and that is known as letter of credit. बैंक कलेक्ट सर्टेन डिपॉजिट फ्रॉम द रेस्पेक्टेड पर्सन बिफोर रिसीविंग लेटर ऑफ क्रेडिट. अब इम्पोर्टर अगर बैंक में लेटर ऑफ क्रेडिट लेने के लिए जा रहा है, एंड इफ़ द बैंक इज़ वेरी मच अवेयर अबाउट द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द इम्पोर्टर, देन द बैंक विल इशू लेटर ऑफ क्रेडिट विदाउट एक्सेप्टिंग द मनी. बिना कुछ पैसे जमा किए, based on his financial credit worthiness, the bank will issue letter of credit. But if the bank is having any doubt, so bank will say that you deposit certain amount. For example, he needs letter of credit say 10 lakh rupees. Bank will say that you deposit 5 lakh rupees, then we will give letter of credit. So after depositing certain amount, bank will issue letter of credit, or bank will issue letter of credit after taking some guarantee. The amount mentioned in the letter of credit is paid at fixed time to the person whom the bank has insured for the same. तो जिससे बैंक ने इंश्योर किया था, इंश्योर किसे किया था? एक्सपोर्टर को. एक्सपोर्टर को वो पेमेंट आफ्टर सर्टेन ऑफ टाइम, वॉट एवर टाइम इज मेंशन इन द लेटर ऑफ क्रेडिट, आफ्टर दैट टाइम द अमाउंट इज टू बी पेड बाय द बैंक. दैट मीन्स importer. Thus letter of credit makes the accounting transactions trustworthy. Now here, after getting letter of credit, as I have explained earlier, that exporter is assured that his payment is not going to be bad debt. उसका पेमेंट कहीं पे bad debt नहीं होगा, and he will receive his payment because bank is giving insurance, that is guarantee. The bank earns income in the form of commission. Now what is the benefit of the bank? Bank is not giving not just receiving letter of credit. Bank is taking commission against this service by issuing letter of credit. Hope you have understood.
Now come to the next topic, that is to issue traveler's check. As the name suggests, traveler's check, it is one kind of check which is issued by the bank to the person who is going to travel for स्पेशली इन फॉरेन कंट्रीज़. जो फॉरेन कंट्रीज़ में एब्रॉड में ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, वो उनका कैश कहीं पे चोरी नहीं हो जाए, इसकी वजह से दे आर टेकिंग हेल्प ऑफ द ट्रैवलर्स चेक. नाउ फॉर गेटिंग ट्रैवलर्स चेक they have to deposit the money in the bank and the bank will issue the traveler's check. But this type of traveler's check now it is not into existence because ATM is there. So because of ATM, a person can withdraw money from any ATM, full form of ATM, automated teller machine. So with the help of ATM card, ATM machines are there and ATM cards. तो ATM कार्ड की मदद से कहीं पर भी किसी भी फॉरेन कंट्री में द बैंक होल्डर, दैट इज़ द पर्सन हु इज़ गोइंग एब्रोड, अगर वो घूमने जा रहा है तो वहाँ पे अपने ATM कार्ड से वो पैसे विड्रॉ कर सकता है और पेमेंट कर सकता है. सो दिस टॉपिक इज़ गिवन, सो यू हैव टू लर्न इट, अदरवाइज इट इज़ नॉट इनटू एग्जिस्टेंस. द यूज ऑफ ट्रैवलर्स चेक हैज़ decreased as facility of ATM has been widespread. Now after taking the traveler's check, the holder of the traveler's check can withdraw money through the check from another outstation bank or from foreign bank branch by signing as per his specimen signature. जैसी उसकी सिग्नेचर है वो वहाँ पे सिग्नेचर, स्पेसिमेन सिग्नेचर, वॉट एवर सिग्नेचर ही हैज़ डन इन द चेक, वो सिग्नेचर वहाँ पे साइन करके और वो वहाँ से पैसे विड्रॉ कर सकता है. This check is very much reliable and transferable. It is transferable also. For example, he has purchased anything in abroad, and against that purchase he will give the check. So he is transferring check to the other person. The person who has taken the check, जो भी seller है वो चेक ले जाके अपने बैंक में जमा करेंगे and he will get the amount. So it is transferable also. Now the next topic, that is service of demand draft. Basically demand draft is used for transferring money from one place to the another. DD means demand draft. Now let's understand. Demand draft, it is one kind of check written by a bank. ये एक तरह का चेक है जो एक बैंक लिखती है in favor of a branch of the same bank. For example, SBI is there, State Bank of India of say सूरत. तो सूरत की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ही ब्रांच में जो कि बड़ौदा में है उसके लिए उसने डिमांड ड्राफ्ट इशू किया हुआ है. द नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन इन द डिमांड ड्राफ्ट एंड एन ऑर्डर इज इश्यूड टू पे द अमाउंट टू द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द ड्राफ्ट. Let's understand with example. Suppose one person is there who is living in Surat and he wants to send money. To the person who is living in बड़ौदा. तो सूरत का पर्सन बड़ौदा में रहने वाले को पैसा भेजना चाहता है. सो द सेंडर इज फ्रॉम सूरत. ही विल गो टू द बैंक एंड ही विल फिल वन फॉर्म and he will make an application that he wants to send money from his place, that is Surat, to the person who is living in Baroda. So the name of the person is mentioned in the demand draft. The person's name, कौन सी इंसान का नाम होगा? The person who is living in Baroda. So the name of the person is mentioned in the demand draft and order is issued to pay the amount to the person whose name is written on the draft. So here जो सूरत की ब्रांच होगी वो एक ऑर्डर इश्यू करेगी, इट इज़ नोन एज डिमांड ड्राफ्ट, और उस ऑर्डर में ये लिखा होगा दैट वॉट एवर अमाउंट इज़ देयर रिटन इन द डिमांड ड्राफ्ट दैट मच अमाउंट इज़ टू बी पेड टू द पर्सन जो बड़ौदा में रहने वाला है, उससे वो पैसे पे करना है. सो लेट्स रिवाइज. द नेम ऑफ द पर्सन, तो जिसका नाम लिखा हुआ है, इज़ मेंशन इन द डिमांड ड्राफ्ट. तो ये बैंक एक ऑर्डर इशू करती है और ऑर्डर किसके नाम का होता है? ऑर्डर एक बैंक दूसरे बैंक को ऑर्डर कर रही है कि जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उससे
जितना अमाउंट डिमांड ड्राफ्ट में लिखा हुआ है इट इज़ वन काइंड ऑफ चेक, उससे वो पेमेंट कर देगी. ड्राफ्ट इज़ वन काइंड ऑफ सिक्योर्ड मीडियम वाइल सेंडिंग मनी टू द पर्सन और फर्म. कोई फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई बिजनेस यूनिट है, वो अगर एक जगह से दूसरे जगह पैसे भेजना चाहती है देन ऑल्सो दे कैन टेक हेल्प ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट. अनदर फॉर्म्स आर देयर, चेक इज ऑल्सो देयर, online transfer is also there, but draft is also one kind of medium from which money can be sent from one person to the other, one place to the other. The firm or the person or the firm desirable to send money, just now I have explained कि जो पैसे भेजना चाह रहा है he will fill a certain form, request the bank to issue the draft, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. अब उसके एप्लीकेशन के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ इज दिस रिक्वेस्ट द बैंक राइट्स द नेम ऑफ द रिसीवर, जिससे पैसे लेना है उसका नाम वो लिखेगी वहाँ पे. ऑन द ड्राफ्ट एंड ऑर्डर्स इज ब्रांच और इट्स एसोसिएट बैंक टू पे द अमाउंट. जस्ट मैं हैव एक्सप्लेन कि बड़ौदा में रहने वाला है तो रिसीवर हो गया, उसका नाम वहाँ पे होगा डिमांड ड्राफ्ट पे, और वो डिमांड ड्राफ्ट जो है वो जो सेंडर है, सेंडर वो सेंड करेगा रिसीवर को. बैंक इज़ नॉट गोइंग टू सेंड. आफ्टर गेटिंग द डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम द बैंक, the receiver, not receiver, sender has to send the demand draft to the receiver and receiver will go to his bank. वो अपने बैंक में जाएगा, वहाँ ले जाके वो डिमांड ड्राफ्ट जमा करेगा, then only he will get the money. Now what the sender is doing, sender pays the bank not only the amount. फॉर एग्जाम्पल उसे 10,000 पे करना है, 10,000 उसे सेंड करना है, तो सिर्फ वो 10,000 नहीं बट कमीशन इज टू बी पेड फॉर द सेम. 10,000 plus commission he will deposit in his account and the bank will issue the demand draft. And if the bank issues such draft which can be encased in its own city, then it is known as pay order. Pay order, this is the new topic. For example demand draft है और वो सूरत सिटी के अंदर ही दूसरे पर्सन को उसने सेंड कर दिया और दूसरे पर्सन ने एनकेस कर लिया, then it will be known as pay order. एक ही सिटी के अंदर पैसे लेना विद द हेल्प ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, देन इट इज नोन एज पे ऑर्डर. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट पॉइंट वी आर कंटिन्यू विद द सेकेंडरी फंक्शन ओनली. सो सेकेंडरी फंक्शन में 6th फंक्शन दिया हुआ है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफ अ पर्सन एसोसिएटेड विद द बैंक. बैंक के साथ में जो जुड़ा हुआ है मीन्स अकाउंट होल्डर, तो जो भी अकाउंट होल्डर है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस की इंफॉर्मेशन बैंक किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को, किसी एक इंस्टीट्यूट को, किसी एक फर्म को अगर प्रोवाइड करती है, देन दिस फंक्शन इज नोन एज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफ अ पर्सन एसोसिएटेड विद द बैंक. बैंक के साथ में जो जुड़ा हुआ है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस मीन्स व्हाट इज़ द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द पर्सन, अकाउंट होल्डर्स फाइनेंशियल साउंडनेस, वो अगर किसी को प्रोवाइड कर रही है. सो दिस फंक्शन इज बेसिकली डन व्हेन एनी पर्सन इज डूइंग एनी बिजनेस project with other person and the person wants to know regarding the financial credit worthiness of that person, he will go to his bank and he will ask regarding the financial credit worthiness of that person. तो उसकी बैंक में जाएगा और वहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन वो पता करेगा. बट द बैंक इज प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ पर्सन एज पर द लॉ कानून के हिसाब से जितना परमिशन है उतनी ही इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगी. द बैंक इशूज सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट फॉर द सेम. सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मीन्स द पर्सन जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रही है, द पर्सन इज नॉट बैंकरप्ट, ही कैन पे द अमाउंट, हिज फाइनेंशियल साउंडनेस इज गुड, ही इज सॉल्वेंट, वॉट एवर पेमेंट इज टू बी डन, दैट पेमेंट कैन बी डन बाय दैट पर्सन. Now the next point, that is to provide service as an underwriter. तो बैंक एज ए अंडरराइटर की सर्विस भी प्रोवाइड करती है. Now let's understand.
When a company comes to the market, company means corporate sector company, big company, they comes to the market for collection of capital. It always has a fear whether it will get the amount of the issue or not. So generally here company means big company, corporate sector, one big company. तो जो corporate sector की कोई बड़ी company है and they are coming to the general market and they are going to collect capital by issuing IPO. तो ये जो कैपिटल कलेक्ट कर रहे हैं दे आर कलेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ IPO. IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर. सो इनिशियल पब्लिक ऑफर. तो ये जो IPO है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, it is generally for collecting the capital from the general public. Now as per the SEBI, that means Securities Exchange Board of India. For example, with the help of IPO, if the company wants to collect say 20 करोड़ रुपीस, 20 करोड़ कंपनी को कलेक्ट करने, और वी कैन टेक, आई एम जस्ट टेकिंग वन स्मॉल एग्जाम्पल, यू कैन टेक एग्जाम्पल से 200 करोड़, से 200 करोड़ कंपनी को कलेक्ट करने हैं विद द हेल्प ऑफ IPO. तो 200 करोड़ अगर उसे IPO से कलेक्ट करना है, सो एज पर द सेबीज रूल, one certain minimum subscription is to be done from the general public. Minimum amount of subscription, it is given here, minimum amount of subscription is to be done from the general public. General public से कम minimum subscription, for example say company has to collect say 180 करोड़, 200 करोड़ उससे कलेक्ट करना है. अगर 180 करोड़ के लिए भी सब्सक्रिप्शन जनरल पब्लिक से अगर कंपनी को नहीं मिल रहा है, देन द कंपनी कांट स्टार्ट देयर बिजनेस. कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती. व्हाट डज इट मीन्स? दैट द कंपनी कैन नॉट कलेक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन. और अगर वो मिनिमम अमाउंट जनरल पब्लिक से नहीं कलेक्ट कर पा रही है देन द कंपनी इज नॉट इन द पोजिशन टू स्टार्ट द बिजनेस. कंपनी वो बिज़नेस करने के लिए अभी कंडीशन में नहीं है, मतलब कंपनी लायबल है ही नहीं वो बिज़नेस करने के लिए. तो ये फियर होता है किसी भी बड़ी कंपनी में कि अगर वो IPO से कैपिटल कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर उनके पास में मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन नहीं आया, देन दे विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट द बिजनेस. See, the company finds difficult to run the business if it does not get minimum amount. और ये सब मैंने एक्सप्लेन किया एज पर दी सेबीज रूल, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो सेबी के हिसाब से अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ द बैंक हियर? बैंक कम्स इनटू पिक्चर. द कंपनी अप्रोचेस बैंक. कंपनी क्या करती है? बैंक के पास में जाती है. तो बैंक क्या करती है? बैंक इज गिविंग assurance to the company that if you are unable to get minimum subscription then we are here to help you. हम तुम्हारी हेल्प करेंगे. जस्ट नाउ आई हैव गिवन एग्जांपल, 200 करोड़ का इशू किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर. अब पब्लिक ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं और इसको 180 करोड़ का जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो नहीं मिला. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द कंपनी इज़ गेटिंग 160 करोड़ सब्सक्रिप्शन ओनली. सब्सक्रिप्शन मतलब लोगों ने अप्लाई किया कंपनी के शेयर्स परचेस करने के लिए, तो कंपनी को 160 करोड़ का ही एप्लीकेशन मिला. मतलब 160 करोड़ लोगों ने ही 160 करोड़ अमाउंट का ही एप्लीकेशन मिला कि इतना ही लोगों ने अप्लाई किया जिससे 160 करोड़ कंपनी को मिलेगा. ना स्टिल 180 करोड़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन था, 160 करोड़ ही मिल रहा है. तो जो 20 करोड़ की जो डेफिशिएंसी है दैट विल बी फिल्ड बाय द बैंक. सी, इन केस ऑफ रिसीविंग लेस एप्लीकेशन अमाउंट एज कंपेयर टू अंडर राइटिंग, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो था उससे अगर उससे कम मिल रहा है देन दैट मच डेफिशिएंसी इज टू बी सब्सक्राइब बाय बैंक. बैंक क्या करेगी? 20 करोड़ रुपीस वो कंपनी को पे कर देगी. अगेंस्ट दैट, ये 20 करोड़ जो बैंक दे रही है कंपनी को, अगेंस्ट दैट अमाउंट
बैंक इज गोइंग टू बाई सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज मीन्स बैंक इज गोइंग टू बाई शेयर्स. कंपनी क्या करेगी, बैंक क्या करेगी, कंपनी के शेयर्स परचेस करेगी. नॉट ओनली दिस, बैंक विल ऑल्सो चार्ज अंडर राइटिंग कमीशन. अंडर राइटिंग कमीशन. Now the next point, that is to provide other related service. So other related service, it's very simple, you can understand. ATM मैंने एक्सप्लेन किया था earlier. The ATM means automated teller machine with the help of ATM cards. ATM machines are there, बैंक के ATM machines होते हैं, तो ATM की मदद से लोग पैसे विड्रॉ कर सकते हैं. डीमेट मीन्स डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट. डीमेट अकाउंट मीन्स डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट. बेसिकली डीमेट इज ओपन फॉर डूइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ शेयर्स. शेयर्स परचेज करना, सेल करना, अगर ये काम करना है देन डीमेट अकाउंट इज कंपल्सरी. देन सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉकर्स. तो जनरली जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं, अगर उन्होंने लॉकर्स लेके रखा हुआ, इट इज़ नोन एज सेफ डिपॉजिट वॉल्ट. सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर पुटिंग देयर वैल्यूएबल थिंग्स, प्रीसियस थिंग्स, प्राइस जिसकी प्राइस ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल ऑर्नामेंट्स, तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स हो गए, सिल्वर ऑर्नामेंट्स हो गए. तो अगर किसी के पास में ज़्यादा है तो वो लॉकर्स सेफ डिपॉजिट वॉल्ट लेके वहाँ पे उसे वो रख सकते हैं अंडर द कस्टडी ऑफ द बैंक. होप यू अंडरस्टूड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट. वी हैव कंप्लीटेड अर्लियर. मेन फंक्शंस का टाइम पे कंप्लीट किया था. सो नाउ द न्यू टॉपिक इज व्हाट आर दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई बैंक. बैंक कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. सो मेनी ऑफ दी सर्विसेज वी हैव कंप्लीटेड. फॉर एग्जांपल इशू ड्राफ्ट, तो आज ही कंप्लीट किया. डिमांड ड्राफ्ट टुडे ओनली वी हैव कंप्लीटेड. देन बैंकर्स चेक, दैट इज पे ऑर्डर, वो भी हमने कंप्लीट किया टुडे ओनली. सो नाउ द new topic will be real time gross settlement. This is also one kind of service. So this we will continue in the next video. Two topics we will continue. Real time gross settlement, that is RTGS and NEFT. So we will start from the RTGS से next वीडियो में स्टार्ट करेंगे. Thank you.